नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। आ गए सरकार, जी हां, अब मंत्रिमंडल का इंतजार। अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नई सरकारों ने कामकाज भी शुरू कर दिया है और चर्चा सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार की हो रही है। दावेदारों की एक लंबी फौज है, लिहाजा कोई जातिगत समीकरण फिट कर रहा है तो कोई स्थानीय समीकरणों से अपनी तरफ से उम्मीदें लगाए बैठा है। हालांकि इसके अलावा भी कई और मसले भी हैं जिन पर सियासी पारे में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल खबरों से सजी ये खास पेशकश। आ गए सरकार। मैं डॉक्टर मोहन यादव। मैं विष्णुदेव साय। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने युवा नेतृत्व को कमान सौंपकर एक बड़ा बदलाव कर दिया। जीतू पटवारी ने भव्य रोड शो और गाजे बाजे के साथ पदभार भी संभाल लिया। पर पीसीसी चीफ का ताज कांटों के ताज से कम नहीं है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 23 की लड़ाई में करारी शिकस्त के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं के पस्त हौसलों को 24 में जीत का संबल देने पार्टी ने पटवारी को पीसीसी चीफ बनाने का फैसला किया। फैसला हुआ और जीतू पटवारी ने गाजे बाजे के साथ पदभार भी ग्रहण कर लिया। लेकिन जीतू का ये नया राज उनके लिए कांटों के ताज से कम नहीं है। जीतू की चुनौतियों की बात करें तो हार से निराश कार्यकर्ताओं में जोश भरना होगा। 24 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को खड़ा करना होगा। कांग्रेस संगठन में नई ऊर्जा और जोश भरना भी एक चुनौती है। वरिष्ठ नेताओं से तालमेल बनाकर रखना जरूरी होगा। गुटबाजी से घिरी पार्टी को गुट मुक्त करना होगा। युवाओं की नई टीम खड़ी करने की कोशिश है। नए नेता प्रतिपक्ष के साथ सामंजस्य से काम करना होगा। बीजेपी सरकार और संगठन से दो हाथ की तैयारी करनी होगी। अपने उग्र अंदाज पर कंट्रोल कर संगठन को साधना होगा। बीजेपी की सड़क से सदन तक घेराबंदी करनी होगी। चुनौतियों से पार पाने के लिए जीतू ने आंदोलन की राह पर चलने का मन बना लिया है। मिशन 24 के लिए 15 जनवरी से कांग्रेस बाधा निभाओ आंदोलन शुरू करेगी। जनता के हितों की रक्षा करते हुए पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी वादा निभाओ या जन भावनाओं के अनुरूप सड़क पर आकर सरकार को मजबूर करेगी इस बात को लेकर और पूरे प्रदेश में जनसभाएं करेगी। सबसे पहले हम भोपाल में करेंगे। 15 जनवरी के बाद की वादा निभाओ और फिर प्रदेश के पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में होगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि तेज तर्रार अध्यक्ष के सहारे वो 24 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके वापसी करेगी। वहीं बीजेपी कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष की घेराबंदी करने में जुट गई है। इसका उत्तर तो मेरे से कांग्रेस ही ज्यादा अच्छा दे सकते हैं, लेकिन जीतू पटवारी परास्त व्यक्ति है और मध्य प्रदेश में परास्त कांग्रेस को अधोगति पहुंचाने में पर्याप्त है। प्रदेश को इस वक्त बूस्ट की आवश्यकता थी। हो सकता है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यूथ को देखते हुए बूस्ट किया, भविष्य को देखते हुए कोई नई रणनीति के ऊपर वो काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनका हम भव्य स्वागत करते हैं और इस बालाघाट जिले की और लोकसभा सिवनी बालाघाट से हम आश्वस्त करते हैं कि उनको बराबर पूरी ताकत हम उनको देंगे। जीतू पटवारी राजनीतिक जीवन में लड़ाका माने जाते हैं। विधायक रहने के दौरान भी उनका यही अंदाज सदन में देखने को मिलता था। अब वो प्रदेश के पार्टी प्रमुख हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उनको पार्टी संगठन, नेता, कार्यकर्ता सभी को साथ लेकर 24 की जंग के बाद 28 के महासंग्राम का रोड मैप भी अभी से तैयार करना है। इन चुनौतियों के साथ जीतू कांग्रेस को कैसे आगे लेकर जाएंगे, इसी में उनकी पारी लंबी और सफल होने का मंत्र छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो हटाने को लेकर जमकर नेतागिरी हुई। विपक्ष ने सदन के बाहर और अंदर जमकर हंगामा किया तो बीजेपी भी आर पार के मूड में नजर आई। नेहरू की फोटो हटाने पर बवाल, सड़क से सदन तक उठे सवाल। बीजेपी बोली, किस बात का है मलाल। विधानसभा के सदन से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो हटाने को लेकर
ठंड के मौसम में भी प्रदेश की सियासत गर्म है। मंगलवार को सियासी गर्मी और तल्खी सदन के बाहर और अंदर दोनों जगह देखने को मिली। कांग्रेस ने पहले गांधी प्रतिमा के सामने विरोध जताया, फिर सदन के बाहर हाथों में नेहरू, अंबेडकर और वल्लभ भाई पटेल की फोटो लेकर नारेबाजी। मामला सदन में उठा, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कमेटी बनाकर निर्णय लेने की व्यवस्था दी। मैं एक कमेटी बना दूंगा, वो कमेटी सभी से विचार विमर्श करे, महापुरुषों का चयन करे, स्थान का चयन करे, कब लगना, कहाँ लगना, जो रिपोर्ट मेरा आपसे निवेदन है, आप बहुत वीर, गंभीर और अनुभवी अध्यक्ष हैं। माननीय रामनिवास जी ने जो प्रस्ताव दिया है उसके बारे में आप चाहें तो एक 2-3 सदस्यीय कमेटी बना दें, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहेगा कि इसका चित्र लगे, इसका छाया चित्र लगे। इससे अच्छा है कि दोनों दलों के नेताओं की कमेटी बना दें, बैठकर जो सुझाव आए उसको हम सब पूरा सदन स्वीकार करेगा। मेरा आपसे अनुरोध है। विधानसभा अध्यक्ष जी ने आज एक निर्देश दिया है समिति बनाने का, और मैं मानता हूं कि समिति ठीक ढंग से विचार करे और विधानसभा के भीतर, क्योंकि हम लोकसभा के एक प्रकार से परछाई के भीतर चलते हैं, उनके नियम कायदों का हम पालन करते हैं, तो सदन सिर्फ नियम कानून से चलता है और साथ में मर्यादा और परंपराओं से चलता है, और इसलिए एक व्यवस्था बननी चाहिए। महापुरुषों का सदैव सम्मान है, उसमें कभी कोई भेदभाव नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी में सदन में नेहरू की फोटो हटाकर संविधान निर्माता अंबेडकर की फोटो लगाई गई है। जाहिर है अंबेडकर की जगह नेहरू की फोटो फिर से नहीं लग सकती। कांग्रेस इस बात को समझ भी रही है, इसीलिए कांग्रेस को बीजेपी की कमेटी पर विश्वास नहीं है। भारत के निर्माता थे, तस्वीर को बाहर निकालना क्या उद्देश्य है भाजपा का? भाजपा ऐसा क्यों ऐसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है जिसके अंदर कांग्रेस के जो विचारधारा है, जो नेहरू की सोच है, उसको खत्म करना चाहती है। हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के साथ नेहरू की तस्वीर भी लगाई जाए। जब संसद में लगवा सकते अटल बिहारी वाजपेयी, तो इन्हें यहाँ पे क्या आपत्ति है? देखिए, ये उनका अधिकार है। मेरे द्वारा प्रस्ताव दिया गया था, कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरे द्वारा प्रस्ताव किया गया था कि इतिहास के जितने भी महापुरुष हैं उनके छायाचित्र विधानसभा के सभा कक्ष में लगाए जाए, क्योंकि लोकसभा के सभा कक्ष में भी महापुरुषों के छायाचित्र लगे हैं। इन्होंने नेहरू जी का छायाचित्र हटा दिया। ये क्या इतिहास बदलने का काम कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? ये विरोध की भावना से काम नहीं करना चाहिए। देश को आगे बढ़ाने में कई महान नेताओं का योगदान रहा है, लेकिन चर्चा उनके काम से ज्यादा महापुरुषों की फोटो पर हो रही है। 16वीं विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें अनुभव भी है और नयापन भी। जाहिर है आने वाले दिनों में विधानसभा के सत्र जब होंगे तो अलग तरह का नजारा भी दिखाई देगा, लेकिन जनता ने जिस उम्मीद के साथ चुनकर जनप्रतिनिधियों को पहुंचाया है वो चाहेंगे कि हमारे मुद्दों पर बात हो। आसिफ खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। नरेंद्र सिंह तोमर बुधवार को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए। कांग्रेस ने उनके नामांकन से लेकर तो चयन तक सत्ता पक्ष का पूरा साथ दिया। अब कांग्रेस को यह उम्मीद है कि बीती बातें भुलाकर बीजेपी उनको विधानसभा उपाध्यक्ष का पद दे देगी। बुधवार को नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए। उनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ। ये संसदीय परंपराओं के पटरी पर लौटने का संकेत है। इसके बाद कांग्रेस को उम्मीद जगी है कि विधानसभा उपाध्यक्ष का पद उसके खाते में आएगा। दरअसल 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो अध्यक्ष पद के लिए एनपी प्रजापति ने नामांकन दाखिल किया था, जिसको चुनौती देते हुए बीजेपी ने विजय शाह को उतार दिया था। विजय शाह की हार के साथ ही कांग्रेस ने विपक्ष को उपाध्यक्ष देने की परंपरा तोड़ दी थी। 2018 में कांग्रेस की हिना कांवरे उपाध्यक्ष बनी थी। फिर 2020 में बीजेपी सरकार बनने पर गिरीश गौतम अध्यक्ष बने, लेकिन उपाध्यक्ष की कुर्सी खाली रह गई। ना तो बीजेपी ने अपने विधायक को यह जिम्मेदारी दी, न ही कांग्रेस की झोली में यह पद आया। अब 2023 में नई पीढ़ी नए विचारों के साथ सदन में पहुंची है। परंपरा के मुताबिक अब डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिल सकता है। कांग्रेस भी ये मांग कर रही है। देखिए, दोनों दल की सभी की आपसी सहमति, सत्ता पक्ष विपक्ष की, कि जो परंपराएं रही उस परंपरा अनुसार विपक्ष को हमेशा डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष पद मिला है।
तो हम चाहते हैं कि एक सौहार्दपूर्ण इसमें आपसी दोनों के दल की सहमति हुई है। उन्होंने भी आशान्वित किया है उपाध्यक्ष पद को लेके। तो अब आप आगे देखते हैं। मेरे द्वारा ये मांग की गई है सत्ता पक्ष से और आसंदी से भी कि अध्यक्ष का जो पद है उसको निर्विरोध रूप से निर्वाचित किया जाए। जिस मांग का हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए निर्विरोध अध्यक्ष का चुनाव किया और आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त हुए, निर्वाचित हुए। तो उसी क्रम में मैंने ये मांग करी थी कि जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं, अब उसी जो पुरानी परंपरा, एक स्वच्छ परंपरा का एक मध्य प्रदेश में अच्छा संदेश देते हुए 16वीं विधानसभा में कि बीजेपी ने भी बड़ा दिल दिखाया और बीजेपी के नेताओं ने भी एक स्वच्छ परंपरा को अपनाते हुए डिप्टी स्पीकर का पद पहले की तरह वापस कांग्रेस को दिया। इस मामले में अभी तक सत्ता पक्ष की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। कांग्रेस पार्टी इस बार नई पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रही है। पुराने चेहरे अब ना तो संगठन में हैं और ना ही सदन में। नए नेतृत्व के साथ कांग्रेस सड़क से सदन तक आगे बढ़ेगी। कांग्रेस ने अध्यक्ष पद पर समर्थन करके बीजेपी पर नैतिक दबाव बना दिया है। अब गेंद बीजेपी के पाले में है। अगर बीजेपी में सहमति बनी तो कांग्रेस को विधानसभा उपाध्यक्ष का पद मिल सकता है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद नक्सली हमले तेज हुए तो इधर बीजेपी और कांग्रेस में बयानों की सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो गई। सियासत में किस तरह से लाल रंग परवान चढ़ा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 13 दिसंबर नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट, सीएएफ जवान शहीद। 14 दिसंबर कांकेर में आईईडी ब्लास्ट, बीएसएफ जवान शहीद। 15 दिसंबर कांकेर में आईईडी ब्लास्ट, बीएसएफ जवान शहीद। 17 दिसंबर सुकमा में मुठभेड़, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर शहीद। 20 दिसंबर सुकमा में मुठभेड़, नक्सली कैंप ध्वस्त। आंकड़ों से जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के साथ नक्सली गतिविधि बढ़ी, जिसके बाद साय सरकार भी एक्शन में आई और सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए कैंप ध्वस्त किया। पर नक्सली दस्तक के साथ अब सियासत में भी लाल रंग परवान चढ़ने लगा है। पहला बार बीजेपी के प्रवक्ता ने किया। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस जाने से नक्सलियों की बौखलाहट नजर आ रही है। देखिए, नई सरकार जो बीजेपी की आम जनता के विश्वास से बनी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनते ही नक्सलियों ने जो अपने हमले तेज किए हैं कि कांग्रेस की सरकार जाने के बाद नक्सलियों में बौखलाहट आ गई है कि किस तरीके से नक्सलियों को संरक्षण प्राप्त हुआ था कि उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घर में घुसकर गोली मारी और डराने का प्रयास किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया तो कांग्रेस भी हमलावर हुई। नक्सली वारदातों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस सरकार से तुलना करते हुए नियंत्रण खोने की बात कही। नक्सल घटनाओं में जो नियंत्रण हमारी सरकार ने किया था, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि चुनाव के समय प्रथम चरण और द्वितीय चरण में एक एक जवान की शहादत हुई थी। उसके अलावा और कोई घटना नहीं हुई थी। मतदान में कहीं रुकावट नहीं हुआ और शांतिपूर्वक ये चुनाव निर्बाधित रूप से संपन्न हुआ। इसके पहले आप याद करें, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जब भी चुनाव होते थे कितने मतदान केंद्रों में पुनः मतदान कराया जाता था। तो ये अपने आप में प्रमाण है कि हमारी सरकार की उपलब्धि क्या है। आज अब आरोप लगा देना अलग बात है। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही। इस दौरान नक्सलियों की आहट भी लगातार सुनाई देती थी। हालांकि 2018 में कांग्रेस सरकार आने के बाद नक्सलियों की वारदात में कमी आने का दावा कांग्रेस जरूर करती है। अब बीजेपी सरकार बनने के बाद एक बार फिर नक्सली वारदात में बढ़ोतरी का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा नक्सली वारदातें हुई हैं। कांग्रेस सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं। कितना दिन हुआ सरकार को आए, और कांग्रेस के जमाने में तो पूरे छत्तीसगढ़ में 500 से ज्यादा आम लोगों की हत्या नक्सलवादियों ने की है। 100 से ज्यादा घटनाएं नक्सलवादियों की सरकार के समय पे हुई है।
पुलिस के अधिकारियों की उन्होंने हत्या की है। तो कांग्रेस तो खाली बोलती है, करती कुछ नहीं। नक्सलवाद को लेकर हर चुनाव में ये जरूर दावा किया जाता है कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, पर अब तक ऐसा हो नहीं पाया। बीजेपी ने भी सरकार बनाने से पहले नक्सलवाद को खत्म करने का दावा किया है। अब देखना होगा कि आखिर बस्तर की शांत फिजा से नक्सलवाद कब खत्म होगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज सीएम विष्णुदेव साय सदन के पटल पर अनुपूरक बजट पेश करने के लिए आए। विधानसभा अध्यक्ष ने अनुपूरक बजट स्वीकारते हुए चर्चा के लिए कल का समय निर्धारित किया है। 2023-24 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट में किन किन योजनाओं के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने संकल्प पत्र में छत्तीसगढ़ की जनता से कई बड़े वादे किए थे। बुधवार को जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अनुपूरक बजट का प्रस्ताव सदन में रखा तो साफ हो गया कि संकल्प पत्र के वादे पूरा करने की दिशा में बीजेपी सरकार ने अपने मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। संकल्प पूरे करेगा अनुपूरक बजट। सीएम विष्णुदेव साय ने सदन में रखा अनुपूरक बजट का प्रस्ताव। 12,992 करोड़ 70 लाख रुपए का है अनुपूरक बजट। अनुपूरक बजट में संकल्प पत्र के लिए कई बड़े प्रावधान। पीएम आवास के लिए 3,799 करोड़ का प्रावधान। धान पर बोनस के लिए 3,800 करोड़ का प्रावधान। महतारी बंधन के लिए 1,200 करोड़ का प्रावधान। धान पर 3,100 रुपए समर्थन मूल्य देना भी बजट में प्रावधान। बीजेपी का कहना है कि अनुपूरक बजट में मोदी की गारंटी के साथ ही महतारी बंधन और पीएम आवास जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा रखा गया है। तो कांग्रेस का आरोप है कि इस बजट में कोई नई चीज नहीं है। बीजेपी के वादों को लेकर भी बजट में कुछ नहीं दिख रहा। आज जो बजट आया है उस बजट में जो मोदी जी की गारंटी है, मातृवंदन योजना के लिए पैसा रखा गया है, प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा रखा गया है, धान के लिए जो धान 21 क्विंटल 3,100 रुपए में खरीदने की बात है उसके लिए पैसा रखा गया है। मुझे लगता है ये तो पहली सरकार है जो बनते ही साथ जो मोदी जी की गारंटी जो वादे किए हैं और उनके लिए जब मुख्य बजट आएगा तो आप देखिएगा ये बजट भी बिल्कुल इसमें कोई नई चीज दिखाई नहीं दे रही। जो सरकार जिन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच में वो गए और उससे वो सरकार बनाए, जिसमें सप्लीमेंट्री बजट में ऐसा इसका कोई उल्लेख दिखाई नहीं पड़ता। जो एक क्रांतिकारी कदम हो सकता था, जो बातें उन्होंने कही थी उसके बारे में इसमें कोई खास उल्लेख दिखाई नहीं देता। विपक्ष अनुपूरक बजट और राज्यपाल के अभिभाषण को शून्य बता रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि सरकार बनने के बाद ही मोदी गारंटियों को पूरा करने कदम बढ़ा दिए गए हैं। सरकार अपने वादों पर अमल की दिशा में आगे बढ़ रही है तो कांग्रेस सियासी परंपरा निभाते हुए सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। और हमारी खास पेशकश आ गए सरकार में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मैं डॉक्टर मोहन यादव, मैं विष्णुदेव साय